हेलो दोस्तों, क्विक कैसे आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा एनसीईआरटी क्लास आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा। आज एक क्लास 10th एनसीईआरटी भूगोल की है, जिसमें जो है वन और वन्य जीव संसाधनों के बारे में बताया गया है। वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ से बताया गया है। एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है और हमारे चैनल द्वारा सारी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कराई जा रही है। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। ठीक है, आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक वीडियो कमेंट में शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और वहाँ डेली जो है टेस्ट भी होता है, तो आप डेली टेस्ट भी दे सकते हैं, जो बिल्कुल एनसीईआरटी के बेस पे टेस्ट कराया जा रहा है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीधे चैप्टर की ओर चलते हैं। ये क्लास 10 एनसीईआरटी का जो है दूसरा चैप्टर है, वन और वन्य जीव संसाधन। जो हमारे जंगल हैं और जो हमारे जंगल में पाए जाने वाले जीव हैं, वो भी एक संसाधन है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर का नाम ही संसाधन है। तो हम अलग अलग संसाधन के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, पहला लिखा है आगे, यहाँ लिखा है जो संसाधन होते हैं, वो हमने जो पहला चैप्टर पढ़ा था उससे बताया था कि संसाधन कितने प्रकार के होते, कैसे होते हैं। आज यहाँ हम लोग वन्य जीव संसाधन के बारे में जानेंगे। लिखा है कि इस ग्रह पर हम सूक्ष्म जीवाणुओं और बैक्टीरिया, जोंक से लेकर के बट वृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक करोड़ों दूसरे जीवधारियों के साथ रहते हैं। यह पूरा आवासीय स्थल है जिस पर हम रहते हैं, अत्यधिक जैव विविधता से भरा होता है। ठीक है, जो जीवों में विविधता पाई जाती है उसी को हम जैव विविधता कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। मानव और दूसरे जीवधारी एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं, जिसका हम जो है मात्र एक हिस्सा है। याद रखना, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, उसे मानव एक छोटा सा हिस्सा है और अपने अस्तित्व के लिए इसके विभिन्न तत्वों पर निर्भर रहता है। तो हम अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए संसाधनों पर क्या रहते हैं, निर्भर रहते हैं। जैसे उदाहरणतया वायु, जिससे हम सांस लेते हैं। अगर वायु ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, तो हम निर्भर किस पर हैं, वायु पर। जल, जिसे हम पीते हैं, इस पर निर्भर हैं। और मृदा, जो अनाज पैदा करती है, इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। पौधे, पशु और सूक्ष्म जीव इसका पुनः सृजन करते हैं। तो कहने मतलब यह है कि अगर ये संसाधन ना रहे तो मानव का अस्तित्व नहीं रह जाएगा। वन पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक होते हैं जिन पर दूसरे सभी जीव निर्भर होते हैं। ये याद रखना है। ठीक है, वन जीवन और कृषि फसल उपजातियों में अत्यधिक जैव विविधता पाई जाती है और आकार और कार्य में विभिन्न है, परंतु आत्मनिर्भरताओं के जटिल जाल एक दूसरे में गुथी हुई हैं। याद रखना, जो कृषि फसल है और वन जीवन है, एक दूसरे से पूरक होते हैं, जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे लिखा है भारत में प्राणी वो वनस्पति जात और प्राणी जात क्या होता है। तो वनस्पति जात मतलब वनस्पतियों से, प्राणी जात जो जीव जंतु पाए जाते हैं। तो भारत में यह जो है पूरे पर्यावरण का एक निर्माण करते हैं, यही हमारे वन्य जीव संसाधन है, चाहे वो आपका वृक्ष हो और चाहे वो जीव हो। लिखा है यदि आप आसपास नजर दौड़ाते हैं तो आप पाएंगे कि कुछ ऐसे प्राणी और पौधे हैं जो आपके क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। ठीक है, वास्तव में भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व के सबसे समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% जो है लगभग 16 लाख पाई जाती है। तो यहाँ पे जीवों की पूरे विश्व की तुलना करें तो 16 लाख जीव पाए जाते हैं, अर्थात 8%। ये सभी खोजी जाने वाली उपजातियों में 2 या 3 गुना है। आप पहले ही भारत में पाए जाने वाले वनों और वन्य जीव संसाधनों के क्षेत्रफल और जो है किस्मों के बारे में पढ़ चुके हैं। आपने सोचा होगा कि इन संसाधनों का आपके दैनिक जीवन में क्या महत्व है। ये विविध जो है वनस्पति जात और प्राणी जात हमारे हर रोज के जीवन में इतने गुथे हुए हैं कि हम इसकी कद्र नहीं करते हैं, क्योंकि ये सब हमारे जीवन में है। तो हमें लगता है कि यह सब जो है प्रकृति ने हमें फ्री में दे रखा है, मुफ्त में दे रखा है, तो उसकी कद्र नहीं होती है। एक चीज याद रखना, जो चीज आपको आसानी से मिल जाती है, तुरंत मिल जाती है, तो उसकी कद्र लोग नहीं करते हैं, याद रखना। परंतु पर्यावरण के प्रति हमारी असंवेदना के कारण पिछले कुछ समय से इन संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो इन पर दबाव भी पड़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में लगभग जो है 81,000 वन्य जीवन उपजातियां और लगभग 47,000 वनस्पति उपजातियां पाई जाती हैं। वनस्पति उपजातियों में लगभग 15% भारतीय मूल की भी हैं, ये भी याद रखना, जिसे हम स्थानीय कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ अनुमान यह जो है करते हैं कि भारत में 10% वन
वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों को लुप्त होने का खतरा है। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में है और कुछ लुप्त होने के कगार पर हैं। इनमें चीता, गुलाबी सिर वाला बत्तख, पहाड़ी कोयल और जंगली चित्तीदार उल्लू, ठीक है, और जो है मधुका इंसिग्निस महुआ की जंगली किस्म, और जो है हुबरडिया जो है घास की एक प्रजाति है। ये सब क्या हो रहे हैं, लुप्त होने के कगार पे हैं, क्योंकि ये जो है इनका बहुत अधिक दोहन हुआ तो इनका लुप्त होने का ये पहुंच गई हैं। वास्तव में कोई भी नहीं जान सकता है कि अब तक कितनी प्रजातियां लुप्त हो चुकी है। बहुत सारी प्रजातियां ऐसी हैं जो लुप्त हो गई, उनका पता भी अभी तक चला ही नहीं। आज हमारा ध्यान अधिक बड़े और दिखाई देने वाले प्राणियों और पौधे के लुप्त होने पर अधिक केंद्रित है, परंतु छोटे प्राणी की जैसे कीट और पौधे भी महत्वपूर्ण होते हैं, जिस पर हमने ध्यान नहीं दिया है। क्या आप जानते हैं कि भारत में बड़े प्राणियों में से स्तनधारियों की संख्या 79 जातियां, पक्षियों की 44 जातियां और सरीसृपों की 15 जातियां और जल स्थल चरों की 3 जातियां लुप्त होने के खतरा बन चुका है। मतलब ये सब जातियां क्या हो रही हैं, लुप्त होने का खतरा बन चुका है। तो कहीं न कहीं हमें जो है इन्हें बचाने की जरूरत है। लुप्त होते वनों की कटाई बहुत तेजी से हो रही है, तो जंगल भी तेजी से लुप्त होते जा रहे हैं। या तो जंगल में आग लग जा रही है या जंगल को साफ करके खेती की जा रही है, इसलिए जो है अवैध कब्जा हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, इसलिए हमारे जंगल तेजी से नष्ट हो रहे हैं। तो लिखा है भारत में जिस पैमाने पर वन कटाई हो रही है वह विचलित कर देने वाली बात है। देश में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.42 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.16% हिस्सा है, ठीक है। जिसमें सघन वन कितना है, 12.2%, खुला वन कितना है, 9.14%, और मैंग्रोव वन 0.14%। ये सब जो है रिपोर्ट 2015 की है। अब स्थिति थोड़ा सा बदली हुई है, तो लेकिन जो भी हो हमें ये देखना है कि वन जो है ये तेजी से बदल रहे हैं, इसको हमें समझना पड़ेगा। आगे लिखा है, आओ हम विभिन्न प्रकार के पौधों और प्राणियों की जातियों के बारे में पता लगाएं। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN एक संस्था है जो प्राणियों के विलुप्तीकरण पर रिपोर्ट जारी करती है कि कौन से प्राणी लुप्त हो चुके हैं, उनके बारे में ये बताता है। कौन, तो IUCN। लिखा है सामान्य जातियां, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, जैसे पशु, साल, चीड़ और जो है जो किदंत मतलब रोडेस जो जातियां होती है जो कुदरने वाली, जैसे चूहा, ठीक है। तो ये सब सामान्य जातियां हैं जो पाई जाती हैं। दूसरा है संकटग्रस्त जातियां, जो संकटग्रस्त की ओर बढ़ रही हैं, जैसे ये वे जातियां हैं जिनके लुप्त होने का खतरा है। जिन जातियों के लुप्त होने का खतरा होता है उन्हें हम संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। जिन विषम परिस्थितियों के कारण इनकी संख्या कम हुई है, यदि वह जारी रहती है तो इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर पूंछ वाला बंदर जो है, शेरपुछ एक बंदर भी होता है जो पश्चिमी घाट में पाया जाता है, सगाई, मणिपुर हिरण आदि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण हैं जो अब जो है उनके लुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो चुका है, यह हमें समझना है। सुभेद जातियां क्या किसे कहते हैं, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। जिनकी संख्या घटती है उन्हें हम सुभेद कहते हैं। यदि इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली जाती हैं और इनकी संख्या घटती जाती है तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएंगी। तो ये पहला एक स्टेज है, उसके ऊपर दूसरा स्टेज है। नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा नदी के डॉल्फिन आदि इस प्रकार की जातियों के उदाहरण है। सुभेद जो की संख्या घट रही है, ठीक है, और इनकी संख्या क्या हो रही है, संकटग्रस्त का मतलब है इनकी संख्या लुप्त हो रही है। यही सब क्वेश्चन जब IAS से पूछते हैं तो लगता है कि क्वेश्चन पता नहीं कहां से पूछा गया है। दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या बहुत कम या सुभेद है और यदि इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां यदि नहीं परिवर्तित होती हैं तो यह संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी, ठीक है। स्थानीय जाति किसे कहते हैं, जो अपने निवास में पाई जाती है, जब अपने प्राकृतिक निवास में। तो प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र पाई जाने वाली जातियां अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर, अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल के मिथुन इन जातियों के उदाहरण हैं जो स्थानिक जातियां कहलाती है, जो उसी स्थान में पाई जाती हैं।
लुप्त जातियां, ये वो जातियां हैं जो इनके रहने के आवास में खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई, जो खत्म हो चुकी हैं, उन्हें हम लुप्त घोषित कर दिए। ये उपजातियां स्थानीय क्षेत्र, प्रदेश, देश, सीमा, महाद्वीप या पूरी पृथ्वी से भी लुप्त हो गई हैं। ऐसी उपजातियों में कई एशिया, जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, ये सब जो है लुप्त हो चुके हैं। तो जो चीता हमारे यहाँ आया वो अफ्रीकी चीता है, हमारे यहाँ एशियाई चीता लुप्त हो चुका है। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं कर्नाटक में जो है बिच्छू, ये जो है अलग अलग जंगल पाए जाने वाले जीवों के बारे में हर चित्र में दिखाया गया, जो विलुप्त हो चुके हैं या लुप्त हो चुके हैं या फिर वो संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल हो चुके हैं। अब इनकी संख्या धीरे धीरे क्या हो रही है, समाप्त हो रही है। ठीक है, आगे लिखा है एशियाई चीता। एशियाई चीता जो है कहाँ चला गया, तो एशियाई चीता जो है ये हो गया, खत्म हो गया। और हमारे यहाँ 1952 में चीता लुप्त घोषित हो चुका था। अब हमारे यहाँ अफ्रीका से चीता लाया गया है, जिसे जो है कूना नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में रखा गया है। और ये जो है 112 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ते हैं। ठीक है, और चीता जो है ये एशियाई चीता अब हमारे यहाँ खत्म हो चुके हैं। इसको आपको याद रखना है, बाकी इसमें कुछ जरूरत नहीं है पढ़ने की। आगे लिखा, यदि आप चारों ओर नजर दौड़ाएंगे तो आप पाएंगे कि किस प्रकार हमने प्रकृति को संसाधनों में परिवर्तित कर दिया। हमें लकड़ी, छाल, पत्ते, रबर, दवाइयां, भोजन, ईंधन, चारा, खाद इत्यादि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वनों और वन जीवन से प्राप्त होता है। बिल्कुल सही बात है, हमें लकड़ी मिलती है, छाल मिलती है, पत्ते मिलते हैं, रबर मिलता है, दवाइयां मिलती हैं, भोजन मिलता है, ईंधन मिलता है, चारा मिलता है, खाद मिलता है। सब कहाँ से मिलता है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहाँ से मिलता है, तो हमें वनों से मिलता है। ठीक है, इसलिए हम ही हैं जिन्होंने वन और वन जीवन को नुकसान पहुंचाया है। तो मानव ही वनों को नुकसान पहुंचाया है और मानव ही अपनी बुद्धि का प्रयोग करके वनों को बचाएगा भी। तो भारत में वनों को सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी से हुआ है तो वो मानव से हुआ है। तो यह लिखा है उपनिवेशिक काल में हुआ। कब, जब अंग्रेजों का शासन था। रेलगाड़ी, रेल लाइन बिछाने के लिए, कृषि व्यवसाय, वाणिज्यिक, वानिकी और खनन प्रक्रियाओं में वृद्धि से हुआ। इस समय अंग्रेजों के समय में जो है इन कामों से जो है हमारा वन नष्ट हुआ। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी वन संसाधनों के सिकुड़ने से कृषि का फैलाव महत्वपूर्ण कारकों में से एक रहा। भारत में वन सर्वेक्षण के अनुसार 1951 और 1980 के बीच लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया। इसका मतलब है कि कृषि के विस्तार से भी कहीं ना कहीं वन संसाधन नष्ट हुए हैं। अधिकतर जनजातीय क्षेत्रों, विशेषकर पूर्वोत्तर और मध्य भारत में स्थानांतरित झूम खेती अथवा स्लेश और वर्ण खेती के चलने से वनों की कटाई में भी निम्नीकरण हुआ है। तो जो झूम खेती जनजातियां करती हैं उससे भी वन नुकसान हुआ है। यहाँ लिखा है, क्या उपनिवेशी वन नीति को दोषी माना जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। हमारे कुछ पर्यावरणविद विशेषज्ञों के अनुसार भारत के कई क्षेत्रों में संवर्धन, वृक्षारोपण अथवा वाणिज्यिक की दृष्टि से कुछ या एकल वृक्ष जातियों के बड़े पैमाने पर रोपण करने से पेड़ों की दूसरी जातियां खत्म हो गई। ठीक है, जैसे मान लिया कोई स्थानीय पेड़ वहां पाया जाता है, अगर वहां कोई विदेशी पेड़ रोप देंगे तो स्थानीय पेड़ को क्या करेगा, खत्म करेगा। उदाहरण के तौर पर सागवान के एकल रोपण से के दक्षिण भारत में कई प्राकृतिक वन बर्बाद हो गए। तो जब सागवान को वहां रोपा गया दक्षिण भारत में तो कई वन नष्ट हो गए। और हिमालय में चीड़ पाइन के रोपण से हिमालय ओक और रोडोडेंड्रोन वनों का नुकसान हो गया। तो जहां पर विदेशी अगर वन लगाए जाएंगे तो जो जो आपके वो वन है, देसी वन है, वो क्या हो जाएंगे, पेड़ नष्ट हो जाएंगे। आगे लिखा है, जो परियोजनाएं हैं वो भी वन को नष्ट करती है। तो लिखा है, बड़ी विकास परियोजनाओं ने भी वनों को बहुत नुकसान पहुंचाया। अब वन विनाश की जो कारण यहाँ बताए गए हैं, अगर आप यही एग्जाम में लिखते हैं तो आपको ज्यादा नंबर मिलेगा। 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं के कारण 5,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ा। ये भी बहुत बड़ा समस्या हुई। इस प्रक्रिया अभी भी जारी है और मध्य प्रदेश में जो है 4 लाख हेक्टेयर से अधिक वन क्षेत्र नर्मदा सागर परियोजना के पूर्ण होने के चलते जलमग्न हो जाएगा। ठीक है, तो जो नर्मदा नदी पर सदा सौर परियोजना बनाई गई थी उसको लेकर भी विवाद हुआ था। वनों की बर्बादी में जो खनन होता है ये भी बर्बादी कारण है। खनन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पश्चिम बंगाल में बुक्सा है, इसका नाम बुक्सा है, टाइगर रिजर्व डोलोमाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है। याद रखना, वर्तमान में बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में यहाँ एक भी शेर नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि वहां डोलोमाइट खनन के कारण वो नष्ट हो गया। इनसे कई प्रजातियों के प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचाया और कई जातियां जिसमें भारतीय हाथी भी शामिल है कि आवागमन मार्ग को भी बाधित कर दिया। ये भी बहुत बड़ी समस्या हमारे देश में है।
बहुत से वन अधिकारी और पर्यावरणविद यह मानते हैं कि वन संसाधनों की बर्बादी में पशुचारण और ईंधन के लिए लकड़ी कटाई भी मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये भी बहुत बात सही है, बिल्कुल सही है। यद्यपि इनमें से कुछ सच्चाई हो सकती है, परंतु चारे और ईंधन हेतु लकड़ी की आवश्यकता पूर्ति मुख्यतः पेड़ों की टहनियों काट कर की जाती है, ना कि पेड़ पूरे काट के किया जाता है। ये भी एक फैक्ट माना जाता है। ठीक है। मूल्यवान जो है वन पदार्थों जो है खनिजों और अन्य संसाधनों के संचय कोष हैं, जो तेजी से विकसित होते औद्योगिक शहरी अर्थव्यवस्था की मांग की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यह आरक्षित क्षेत्र अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं और विभिन्न वर्गों के बीच संघर्ष के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। ये भी याद रखना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात बताया गया है। यहाँ लिखा है हिमालयन यो संकट में है। हिमालय जो यो होते हैं ये क्या है, तो हिमालय यो चीड़ की एक प्रकार का जो सदाबहार वृक्ष है। चीड़ का एक प्रकार है, चीड़ एक पेड़ होता है। यह औषधीय पौधा है जो हिमालय प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है। पेड़ की छाल, पत्तियों, टहनियों और जड़ों से जो है टक्सोल नामक रसायन निकाला जाता है और इसे कुछ कैंसर रोगों के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इससे बनाई गई दवा विश्व में सबसे अधिक बिकने वाली कैंसर औषधि है। इसके अत्यधिक जो है निष्कासन से इस वनस्पति जाति को खतरा पैदा हो गया है। पिछले एक दशक में हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में योग के हजारों पेड़ सूख गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब यह है कि इसका इतना दोहन किया गया कि ये जो है आज संकट या लुप्त होने के कगार पर पहुंच गया है। तो ऐसी दवा जो बहुत कारगर दवा है उसको बनाने में इसका उपयोग हो रहा है, इसलिए इसको जो है बचा के रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जंगल की सफाई महिलाएं कर रही हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो है बांस के पेड़ को रोपा जा रहा है, एक पे जो है सब्जी को बेचा जा रहा है जो जंगल से लाया गया, एक यहाँ जो है सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके महिलाएं अपने घर की ओर जा रही हैं। लिखा है भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारकों में वन्य जीवन के आवास का विनाश। तो वन्य जीवों का आवास का विनाश होने से जैव विविधता खतरे में पड़ जाती है। जंगली जानवरों को मारना और आखेटर मतलब शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण और विषाक्तीकरण और दनावल मतलब जंगल में आग लगना आदि शामिल है। इन्हीं कारणों से जैव विविधता हमारी नष्ट हो रही है। पर्यावरण विनाश के अन्य मुख्य कारकों में संसाधनों का असमान बंटवारा व उनका असमान उपभोग और पर्यावरण के रख रखाव की जिम्मेदारी में असमानता शामिल है, जो कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है। आमतौर पर विकासशील देशों में पर्यावरण विनाश का मुख्य दोषी अत्यधिक जनसंख्या को माना जाता है। याद रखना, अत्यधिक जनसंख्या का होना भी पर्यावरण विनाश का एक कारण होता है। यद्यपि एक अमेरिकी नागरिक का औसत संसाधन उपभोग एक सोमालिया एक देश है, सोमाली नागरिक के औसत उपभोग से 40 गुना अधिक है। मतलब कहने का मतलब है कि वहां जनसंख्या कम है तो वहां पे ज्यादा है, और जहां जनसंख्या होगी वहां कम होगा। इसी प्रकार शायद भारत के 5% धनी लोग 25% गरीब लोगों की तुलना में अपने संसाधन उपभोग द्वारा पर्यावरण को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, हमें याद रखना पड़ेगा। ठीक है। तथा इन 5% लोगों की पर्यावरण के रख रखाव में कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रश्न यह है कि कौन क्या कहां से और कितना उपभोग कर रहा है, ये भी एक बड़ा पैमाना है। क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से अधिक प्राकृतिक वन लगभग खत्म हो चुके हैं। 1/3 जलमग्न भूमि सूख चुकी है, मतलब वेटलैंड सूख चुके हैं। यह भी पर्यावरण खतरा है। 70% धरातली जल क्षेत्र जो है प्रदूषित हो चुके हैं। 40% मैंग्रोव वन लुप्त हो चुका है। जंगली जानवरों के शिकार और व्यापार पर वाणिज्य की दृष्टि से कीमती पेड़ पौधों की कटाई के कारण हजारों वनस्पति और वन्य जीव लुप्त होने के कगार पहुंच गए हैं। यह भी एक बड़ी समस्या है हमारे देश की, ये हमें समझना होगा। वनों और वन्य जीवन का विनाश मात्र जीव विज्ञान का विषय ही नहीं है, बल्कि जैव संसाधनों का विनाश प्राकृतिक सांस्कृतिक विविधता के विनाश से जुड़ा हुआ है। ठीक है। ये भी बहुत बड़ी बात है। जैव विनाश के कारण कई मूल जातियां और वनों पर आधारित समुदाय निर्धन होते जा रहे हैं और अधिक रूप से हाशिए पर पहुंच जा रहे हैं, मतलब कि वो पिछड़ते जा रहे हैं। यह समुदाय खाने पीने, औषधि, सांस्कृतिक अध्यापन आदि के लिए वनों और वन्य जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर हैं। ठीक है। गरीब वर्ग में भी महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हैं। कई समाजों में खाना, चारा, जल और अन्य आवश्यकता की वस्तुओं को इकट्ठा करने की मुख्य जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है। ठीक है। जैसे ही इन संसाधनों की कमी होती जाती है, महिलाओं पर कार्य भार बढ़ता जाता है। जाहिर सी बात, क्योंकि महिलाएं ही ईंधन
इकट्ठा करती हैं और कई बार तो इनको संसाधन इकट्ठा करने के लिए 10 किलोमीटर से भी अधिक पैदल चलना पड़ता है। जैसे राजस्थान में महिलाओं को पानी लाने के लिए और जनजातियों को जो है लकड़ी इकट्ठा करने के लिए। इससे उन्हें गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं झेलनी पड़ती है। महिलाओं को कई समस्याएं हो जाती है, लेकिन महिलाएं नहीं बताती हैं या उनको जो है उचित इलाज नहीं मिल पाता है। काम का समय बढ़ाने के कारण घर और बच्चों की उपेक्षा होती है, जिसके गंभीर सामाजिक दुष्परिणाम भी हो सकते हैं। बच्चे जो है इसीलिए बच्चे आवारा हो जाते हैं या उनकी देखभाल समय से नहीं हो पाती, तो न्यूट्रिशन के अंदर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। वन कटाई के आप जो है परोक्ष परिणाम जैसे सूखा और बाढ़ भी गरीब तबके को सबसे अधिक प्रभावित करता है। ठीक है, इस स्थिति में गरीबी पर्यावरण निम्नीकरण का सीधा परिणाम होता है। तो गरीबी पर्यावरण और निम्नीकरण से जुड़ा हुआ है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीव संसाधन मानव जीवन के लिए बहुत कल्याणकारी है। अतः यह आवश्यक है कि वन और वन्य जीवन के संरक्षण के लिए सही रणनीति बनाई जाए, नहीं तो ये जो है बहुत बड़ी समस्या आगे करके पैदा कर देंगे। भारत में वन और वन्य जीवन का संरक्षण, तो जीवन का संरक्षण कैसे हो रहा है हमारे देश में वनों का, तो लिखा है वन जीवन और वनों में तेज गति से हो रहे ह्रास के कारण इसका संरक्षण बहुत आवश्यक हो गया है। परंतु हमें वनों और वन जीवन का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है? ठीक है, तो क्यों है मैंने ऊपर बताया भी है क्यों है, क्योंकि उसमें बता चुका है। लिखा है आगे भी, संरक्षण से पारिस्थितिकी विविधता बनी रहती है तथा हमारे जीवन साध्य संसाधन जलवायु मृदा बने रहते हैं। या विभिन्न जातियों में बेहतर जनन के लिए वनस्पति और पशुओं में जीन्स विविधता को भी संरक्षित करती हैं। उदाहरण के तौर पर हम कृषि में अभी भी पारंपरिक फसलों पर निर्भर हैं। जलीय जैव विविधता मोटे तौर पर मछली पालन बनाए जाने पर निर्भर है। ठीक है, 1960 और 70 के दशक के दौरान पर्यावरण संरक्षकों ने राष्ट्रीय वन्य जीव सुरक्षा कार्यक्रम की पुरजोर मांग की। ठीक है, कि वन्य जीव की सुरक्षा की जाए। तब 1972 में कानून क्या पास किया गया, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पास किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी के तहत भारत में वन और वन्य जीवों की सुरक्षा की जाती है। तमाम नेशनल पार्क बनते हैं, लागू किया गया, जिसमें वन्य जीवों के आवास रक्षण के अनेक प्रावधान थे। हमारे भारत में रक्षित जातियों की सूची भी प्रकाशित की गई। इस कार्यक्रम के तहत बची हुई संकटग्रस्त जातियों के बचाव पर शिकार प्रतिबंध पर वन्य जीव आवासों का कानूनी रक्षण और जंगली जीवों के व्यापार पर रोक लगाने आदि पर प्रबल जोर दिया गया। तो इस कानून के द्वारा ये सब काम किए गए कि वन्य जीवों को कैसे बचाया जा सके। तत्पश्चात केंद्रीय सरकार और कई राज्य सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यान जो है नेशनल पार्क बनाया जाता है इसको बनाया और वन्य जीव पशु विहार सेंचुरी जो है स्थापित किए। इनके बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने बताया भी था। केंद्र सरकार ने कई परियोजनाओं की भी घोषणा की जिनका उद्देश्य गंभीर खतरे में पड़ रहे कुछ विशेष वन प्राणियों की रक्षा की जा सके, जैसे बाघों के लिए, एक सींग वाले गैंडों के लिए, कश्मीरी हिरण के लिए जिसे हंगुल कहते हैं, 3 प्रकार के मगरमच्छ, स्वच्छ जल मगरमच्छ, लवणीय जल मगरमच्छ और घड़ियाल एशियाई शेरों के लिए प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। और अन्य प्राणी शामिल जो जीव हैं उनके लिए अलग अलग प्रोजेक्ट शुरू किया गया है, जैसे एक सींग वाला गैंडा के लिए काजीरंगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरण, चिंकारा, भारतीय गोडावन, ये एक तरह का जो है वो होता है इंडियन बर्ड्स होते हैं, पक्षी होता है, और हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर संपूर्ण अथवा आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण किया गया। तो किसके द्वारा? 1972 के अधिनियम के द्वारा और नई नई परियोजनाओं के द्वारा। यहाँ टाइगर प्रोजेक्ट दिया गया है। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में की गई थी और याद रखना वर्तमान में भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में है और इस समय वर्तमान में 55 टाइगर रिजर्व बन चुके हैं। ये भी याद रखना, ये जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी लिस्ट मैं आपको एक अलग से बता दूंगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट के बारे में पूरा दिया गया है, कितने टाइगर थे उसी के बारे में यहाँ दे दिया गया है। ठीक है, और टाइगर के लिए अलग अलग बनाए गए हैं, तो उसका लिस्ट में पूरा राज्य अनुसार मैं दे दूंगा, वो आपको मिल जाएगा, आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, आजकल संरक्षण परियोजनाएं जैव विविधता पर केंद्रित होती हैं, न कि इसके विविध घटकों पर। संरक्षण के विभिन्न तरीकों की गहनता से खोज की जा रही है। संरक्षण नियोजन में कीटों को भी महत्व दिया जा रहा है, मतलब कि जो जैव विविधता का संरक्षण हो रहा है उसमें सबका संरक्षण होता है, चाहे कोई भी चीज हो। ठीक है, तो आगे लिखा है वन्य जीव अधिनियम 1980 और 86 के तहत सैकड़ों तितलियों, पतंगों, भृगों और जो है एक ड्रैगन फ्लाई को भी
संरक्षित जातियों में शामिल किया गया, मतलब कि छोटे छोटे जातियों को भी शामिल कर लिया गया। किसमें? जीव जंतुओं के संरक्षण में। 1991 में पौधों की भी 6 जातियां पहली बार इस सूची में शामिल की गई। तो जातियों, जो पेड़ों की जातियां हैं, उनको भी संरक्षण की आवश्यकता थी और उनके लिए भी काम किया गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो है मगरमच्छों के लिए, घड़ियाल के लिए, सबके लिए, और जो है जो जलीय पक्षी हैं, सबके संरक्षण के लिए अलग अलग काम किया जा रहा है। ठीक है, यमुना नदी में देखो यहाँ पे बनाया गया है बर्ड सेंचुरी बनाया गया है, जो वहाँ डेथ हो गई थी बहुत ज़्यादा। आगे लिखा है वन और वन्य जीव संसाधनों के प्रकार और वितरण। ठीक है, लिखा है यदि हम वन और वन्य जीव संसाधनों को संरक्षित करना चाहें तो उनका प्रबंधन, नियंत्रण और विनियमन अपेक्षाकृत कठिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया गया, क्योंकि उनका प्रबंधन करना, नियंत्रण करना और विनियमन करना वास्तव में कठिन होता है। भारत में अधिकतर वन और वन्य जीवन या तो प्रत्यक्ष रूप से सरकार के अधिकार क्षेत्र में या फिर वन विभाग अथवा अन्य विभागों के जरिए सरकार के प्रबंधन में है। ठीक है, तो याद रखना, जो वन हमारे यहाँ है तो सरकार या सरकार के विभागों के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें अलग अलग बांटा गया है। जैसे एक होता है आरक्षित वन। अब यही सब क्वेश्चन जब आईएएस से पूछता है तो गलत हो जाते हैं। आरक्षित वन, देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित वन घोषित किए गए हैं। जहां तक वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण की बात है तो आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। ठीक है, रक्षित वन किसे कहते हैं? वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित है। इन वनों को और अधिक नष्ट होने से बचाने के लिए इनकी सुरक्षा की जाती है। ठीक है, तो संरक्षित वन, आरक्षित वन किसे कहते हैं, रक्षित वन किसे कहते हैं, ये सब चीजें हमें समझना होगा, नहीं तो क्वेश्चन हमारे गलत हो जाएंगे। अवर्गीकृत वन, तो लिखा है अन्य सभी प्रकार के वन और बंजर भूमि को सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं, उन्हें हम अवर्गीकृत वन कहते हैं, अर्थात उनका कोई डाटा नहीं होता है। आरक्षित और रक्षित वन ऐसे अस्थायी वन क्षेत्र हैं जिनका रखरखाव इमारती लकड़ी और अन्य वन पदार्थों और उनके बचाव के लिए किया जाता है। मध्य प्रदेश में अस्थायी वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है, जो कि प्रदेश के कुल वन क्षेत्र का लगभग 75% है। तो भारत में सबसे अधिक वन कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में, जो उसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 75% है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी कुल वनों में एक बड़ा अनुपात आरक्षित वनों का है, हमें समझना होगा। जबकि इसके उलट बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान में कुल वनों में रक्षित वनों का एक बड़ा भाग अनुपात है। ठीक है, पूर्वोत्तर के सभी राज्यों में और गुजरात में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वन है तथा स्थानीय समुदायों के प्रबंधन में है। ठीक है, तो भारत में ऐसे ही वन पाए जाते हैं। अब ये चीजें जो बताई गई हैं ये आपको कहीं जल्दी मिलेगा नहीं, जो एनसीईआरटी मिलेगा, इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। लिखा है समुदाय और वन संरक्षण। वन संरक्षण की नीतियां हमारे देश में कोई नई बात नहीं है। हम आमतौर पर इस बात से अनजान हैं कि वन हमारे देश में कुछ मानव प्रजातियों के आवास भी हैं। भारत के कुछ क्षेत्रों में तो स्थानीय समुदाय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर के अपने आवास स्थलों के संरक्षण में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसी से ही दीर्घकाल में उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। सरिस्का बाघ रिजर्व, ये मध्य राजस्थान में है। मैं राजस्थान में गांव के लोग वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत वहां से खनन कार्य बंद करवाने के लिए संघर्षरत रहे, क्योंकि सरिस्का में बाघ पाए जाते हैं और वहां पर खनन भी होता है। तो लोग, वहां के स्थानीय लोग लगे हैं कि यहाँ खनन न होने पाए। कई क्षेत्रों में तो लोग स्वयं वन्य जीव आवासों की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है, और सरकार की ओर से हस्तक्षेप को भी स्वीकार नहीं करते हैं। राजस्थान के अलवर जिले में 5 गांवों के लोगों ने तो 1200 हेक्टेयर वन भूमि जो है भैरव देव डावक सेंचुरी घोषित कर दी है, जिसके अपने ही नियम कानून हैं जो शिकार वर्जित करते हैं और बाहरी लोगों की घुसपैठ से यहाँ के वन्य जीवों को बचाते हैं। तो इसका मतलब है कि स्थानीय लोग भी संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे एक लिखा है पेड़ के बारे में, पवित्र पेड़ों के झुरमुट, विविधता और दुर्लभ जातियों की संपत्ति। याद रखना, हमारे यहाँ जो पेड़ होते हैं उनको पवित्र माना जाता है, उनकी पूजा होती है। तो प्रकृति की पूजा सदियों पुराना जनजातीय विश्वास है। जनजातियां पेड़ों की पूजा करती हैं, इसीलिए उनका संरक्षण बहुत करती हैं, इसीलिए। ठीक है, तो जिसका आधार प्रकृति के हर रूप पे रक्षा करना है। इन्हीं विश्वासों ने विभिन्न वनों को मूल और
जो है कौमार रूप में बचा करके रखा है, जिन्हें पवित्र पेड़ों के झुरमुट देवी देवताओं के वन कहते हैं। तो यहाँ की जनजातियां, हमारे देश की जनजातियां पेड़ों को भगवान मान के, देवी देवता मान के उनकी रक्षा करती हैं। वनों के इन भागों में या तो वनों के ऐसे बड़े भागों में स्थानीय लोग ही घुसते हैं या तथा ना ही किसी और को छेड़छाड़ करने देते हैं। कुछ समाज कुछ विशेष पेड़ों की पूजा करते हैं और आदिकाल से उनका संरक्षण करते आ रहे हैं। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां महुआ और कदम के पेड़ों की पूजा करते हैं, तो उनका संरक्षण करेंगे ही। उड़ीसा और बिहार की जनजातियां शादी के दौरान इमली और आम के पेड़ की पूजा करती हैं। इससे बहुत से व्यक्तिगत पीपल और बट वृक्ष को पवित्र मानते हैं। भारतीय समाज में अनेक संस्कृतियां हैं, जो प्रत्येक संस्कृति में प्रकृति और उनकी कीर्तियों को संरक्षित करने अपने पारंपरिक तरीके होते हैं। ठीक है। आमतौर पर झरनों, पहाड़ों, चोटियों, पेड़ों और पशुओं को पवित्र मानकर उनका संरक्षण किया जाता है। ये सब बताया गया है। आप अनेक मंदिरों के आसपास बंदर और लंगूर पाएंगे। उपासक उन्हें खिलाते पिलाते हैं और मंदिरों के भक्त उन्हें गिनते हैं। राजस्थान में बिश्नोई गांव के आसपास आप काले हिरण, चिंकारा और नीलगाय और मोरों की झुंड को देख सकते हैं। यही बिश्नोई गांव था जो राजस्थान में, जहां पर सलमान खान ने एक शेर को, हिरण को मार दिया था। इस कारण वो लोग मुकदमा करके इनको सजा भी दिलवाया था, किसको, सलमान खान को जेल जाना पड़ा था। ठीक है। आगे लिखा है, हिमालय में प्रसिद्ध चिपको आंदोलन कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में कामयाब नहीं रहा। तो चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? ये उत्तराखंड में हुआ था। हिमालय के क्षेत्र वृक्षों को काटने से महिलाओं ने क्या किया, पेड़ को पकड़ करके और उसके लिपट गई कि हम पेड़ को काटने नहीं देंगे। आप इस मैप को यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। तो हिमालय के प्रसिद्ध चिपको आंदोलन में कई क्षेत्रों में वन कटाई रोकने में भी कामयाबी नहीं रही, परंतु यह भी दिखाता है कि स्थानीय पौधों की जातियों को प्रयोग करके सामुदायिक वनीकरण अभियान को सफल बनाया जा सकता है। पारस्परिक संरक्षण तरीकों को पुनर्जीवित अथवा पारिस्थितिकी कृषि के तरीकों को विकास अब व्यापक हो गया है। टिहरी में किसानों का बीज बचाओ आंदोलन और जो है नवोदयन ने यह दिखा दिया है कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के बिना भी विविध फसल उत्पादन और आर्थिक रूप से व्यवहार किया, मतलब कृषि उत्पादन हो सकता है। हमें रासायनिक खादों की आवश्यकता के बिना भी हम काम कर सकते हैं, ये बता रहा है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि भारत में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम क्षरित वनों के प्रबंधन और पुनर्निर्माण में स्थानीय समुदायों की भूमिका के महत्व को उजागर करते हैं। ये एक संस्था है, मतलब कार्यक्रम है, जो इसके माध्यम से वनों के संरक्षण के लिए काम करती है। औपचारिक रूप से इन कार्यक्रमों की शुरुआत 1988 में हुई, जब उड़ीसा राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया। वन विभाग के अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन क्षेत्र वनों के बचाव के लिए कार्य करता है और उनमें गांव के स्तर पर संस्थाएं बनाई जाती हैं। इसमें ग्रामीण और वन विभाग के अधिकारी संयुक्त रूप से कार्य करते हैं। इसके बदले वह समुदाय के स्तर पर काम करते हैं। मतलब एक जानकारी दी गई है कैसे वन संरक्षण होता है। भारत में पर्यावरण के विनाश और पुनर्निर्माण की क्रियाशीलता से सीख मिलती है कि स्थानीय समुदायों को हर जगह प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में शामिल करना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो स्थानीय लोग हैं उन्हें अगर हम प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन में शामिल कर लेंगे तो उससे सरकार को बड़ी मदद मिलती है। ठीक है। और स्थानीय लोग पेड़ काटेंगे नहीं फिर, परंतु स्थानीय समुदाय को फैसले लेने की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका में आने की अभी देर है। अतः वह विकास प्रक्रियाएं मान्य होनी चाहिए जो जनमानस पर केंद्रित हो, पर्यावरण हितैषी हो और आर्थिक रूप से प्रतिफलित हो। तो जाहिर सी बात है, हमें आज इसको अपनाने की जरूरत महसूस हुई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चन है दिया है, उसको देख लेते हैं। लिखा है, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? पहला है आपका ऑप्शन कृषि प्रसार, दूसरा है पशुचारण ईंधन लकड़ी एकत्रित करना, बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। ठीक है। तो वनस्पति जात और प्राणी जात को नुकसान जो है सही मतलब को नहीं पहुंचाता है पशुचारण और ईंधन लकड़ी का एकत्रित करना, ये कम पहुंचाता है, बाकी सब ज्यादा। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो वो है आपका कौन सा जो सीधी भागीदारी नहीं करे, तो वो है आपका कौन सा वन जीव पशुपालन बिहार का परिसीमन। ये सरकार द्वारा होता है, इसमें जो है सीधी भागीदारी जनता की नहीं होती है। ठीक है। यहाँ पे कुछ जानवर दिए गए हैं, कौन सा, जैसे काला हिरन, तो ये क्या हो गया, लुप्त हो गया है। एशियाई हाथी दुर्लभ हो गया है। अंडमानी जंगली सुअर संकटग्रस्त हो चुका है। हिमालयी भूरा भालू सुभेद हो चुका है। गुलाबी सिर वाली बत्तख
स्थानिक, यही सब क्वेश्चन आईएएस में आता है। आप जाके पेपर में देखना, यही सब क्वेश्चन आईएएस के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो महत्वपूर्ण बातें थी बता दिया है मैंने। ठीक है, अगला जो चैप्टर होगा वो जल संसाधन से जुड़ा होगा, जो हम नेक्स्ट क्लास में आप